हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टीपी, एमपी एंड एपी। और साथ ही साथ में आज की इस क्लास के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो है रिटर्न टू फैक्टर कि रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है। क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं टीपी, एपी और एमपी का मतलब होता क्या है, राइट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर आता है टीपी, जिसे बोला जाता है टोटल प्रोडक्ट, एमपी बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट को, और एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, राइट। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, राइट। उस वहां पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है फैक्टर्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं टोटल प्रोडक्ट की बात करता हूँ कि टोटल प्रोडक्ट का जनरली मतलब होता क्या है, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। तो अगर मुझे टोटल प्रोडक्ट निकालना तो वो क्या होता है, कहता है टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर along with some constant amount of the fixed factor used in the process of production। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं टोटल प्रोडक्शन की बात करता हूं, देखो यहां पर तीन टाइप के प्रोडक्शन है। एक एपी है जिसे बोला जाता है एवरेज प्रोडक्ट, एक हमारे पास है मार्जिनल प्रोडक्ट, और एक हमारे पास आता है टोटल प्रोडक्ट। अब जो एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास है टीपी। टीपी का मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ द आउटपुट, यानी कि सारे के सारे आउटपुट का सम टोटल जो कि प्रोड्यूस किया जाता है सारे के सारे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स के द्वारा, यानी कि जो भी वेरिएबल फैक्टर्स है उन यूनिट्स के द्वारा जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए, राइट, उसको क्या बोला जाता है, टोटल प्रोडक्ट बोला जाता है। और जब मैं टोटल प्रोडक्ट की बात करता हूं तो टोटल प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, टोटल रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर भी बोला जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ओके, अब इसको समझने के लिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जानने के लिए इसको समझेंगे एक एग्जांपल के साथ में। तो सबसे पहले क्या कहता है लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। और एग्जांपल के अंदर क्या है हमारे पास, हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं एल एस एन लेबर एज द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है कि लेबर जो है दैट विल कीप्स ऑन चेंजिंग। जो लेबर है आपकी वो क्या है, वेरिएबल है, यानी कि ये चेंज होगी। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होने वाली है। वहीं पर आपकी जो कैपिटल है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, के से। कैपिटल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कैसे रहने वाली है, फिक्स फैक्टर रहने वाला है, यानी कि ये कांस्टेंट फैक्टर रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। यानी कि अब जो टोटल प्रोडक्ट हम लोग देखने वाले हैं वो किसके बेसिस पर देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं जहां पर हम कैपिटल को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन हमारा जो लेबर है वो कैसा फैक्टर रहेगा, वेरिएबल फैक्टर रहेगा जो चेंज होगा। तो यहां पर हम क्या एज्यूम करेंगे, ऑल्सो लेट अस एज्यूम दैट अलोंग विद सम कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर से वन मशीन द प्रोड्यूसर इज यूजिंग 1 through 6 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, राइट। तो यहां पर जो हमारा आउटपुट निकल कर आता है वो आउटपुट कितना निकल कर आता है, यहां पर जब वो यूज करता है, एक हमारे पास फिक्स्ड लेबर को यूज करेगा वो, और जो हमारी जो लेबर है वो कैसे रहने वाली है, वेरिएबल फैक्टर के तौर पर रहने वाली है, और जो हमारी कैपिटल होगी वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर हम ये अज्यूम करते हैं कि यहां पर कांस्टेंट एप्लीकेशन है किसका, फिक्स्ड फैक्टर्स का। जैसे कि हमने फिक्स्ड फैक्टर यहां पर क्या माना, मशीन है वो कैसी है, कांस्टेंट है। जो प्रोड्यूसर जो है वो यूज कर रहा है एक मशीन को, राइट, और इसके थ्रू क्या कर रहा है, वो 6 यूनिट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और जो आउटपुट निकल कर आता है वो कितना है, जैसे कि आउटपुट निकाला उसने कितना है, 10 यूनिट्स का, 12 यूनिट्स का, 15 यूनिट का, फिर 12, फिर 10, फिर 6 यूनिट का, कमोडिटीज का, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर यूज्ड। यानी कि जैसे जैसे वो लेबर को बढ़ाएगा, लेबर कैसा फैक्टर रहने वाला है, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर रहने वाला है, और जैसे जैसे लेबर जो है वो इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से जो टोटल आउटपुट है वो क्या होने वाला है, ये होने वाला है। तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल कर आएगा इस सिनेरियो के अंदर वो कितना निकल कर आएगा, 10 + 12 + 15 + 12 + 10 + 6, और जो टोटल आउटपुट हमारा निकल कर आया वो कितना आया, 65 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी सेंस में अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है, तो टोटल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, इट इज बेसिकली दी सम टोटल ऑफ द आउटपुट, यानी कि सारे के सारे आउटपुट का टोटल जो प्रोड्यूस किया जाता है सारे के सारी यूनिट के द्वारा, जितनी भी यूनिट्स हैं किसकी, वेरिएबल फैक्टर्स की। यानी कि एक फैक्टर हमारा कांस्टेंट रहेगा और हमारे बाकी फैक्टर क्या रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, और उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट
बोलते हैं इस सिनेरियो के अंदर। राइट, क्लियर है जी सर। तो हमारा सर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको भी समझ लेते हैं। राइट, अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करता हूं तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल वर्ड जहां पर भी यूज होगा तो मेरे प्यारे बच्चों समझ लेना कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब या फिर मार्जिनल वर्ड का मतलब है एक एडिशनल यूनिट। राइट, एक एडिशनल यूनिट की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, मार्जिन के अंदर एक एडिशनल यूनिट की बात की जाएगी। तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, एमपी बेसिकली रेफर्स टू द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। कब, जब एक एडिशनल यूनिट जो है वेरिएबल फैक्टर की उसको यूज किया जाएगा, यानी कि एक एडिशनल यूनिट वेरिएबल फैक्टर की यूज करने की वजह से जो चेंज आ रहा है किसके अंदर, टीपी के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बोला जाता है। और यहां पर जो हमारा वेरिएबल फैक्टर था वो क्या था, वेरिएबल फैक्टर हमें पता था कि हमारा वेरिएबल फैक्टर वो क्या है, लेबर है। तो उसमें चेंज होने की वजह से जो हमारा चेंज आएगा किसके अंदर, टोटल प्रोडक्ट के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने क्या समझा कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है कि एक एडिशनल यूनिट को यूज करने की वजह से जो टोटल प्रोडक्ट के अंदर चेंज आया, और वो जो एडिशनल यूनिट है वो कैसी यूनिट है, वो वेरिएबल यूनिट है। तो एक वेरिएबल यूनिट को चेंज करने की वजह से जो टोटल यूनिट के अंदर, टोटल प्रोडक्ट के अंदर चेंज आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। यहां पर क्या बोलता है, फिक्स फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, और यहां पर जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि जो हमारी कैपिटल है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ जो चेंज है वो चेंज किसके अंदर देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आने वाला है वो हमारी लेबर के अंदर आने वाला है। तो लेबर में चेंज होने की वजह से जो हमारी एक एडिशनल यूनिट जो यूज होगी उसमें जो फर्क आएगा, जो चेंज आएगा, उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम कंसिडर कर लेते हैं, कहता है इफ आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 40 to 45 यूनिट व्हेन द इनपुट ऑफ लेबर इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 यूनिट, इनपुट ऑफ द कैपिटल रिमेनिंग कांस्टेंट देन। राइट, यहां पर क्या बोला गया, यहां पर सीधा सा एक कॉन्सेप्ट बोला गया कि जो हमारा टोटल आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट है वो क्या होता है, कहता है इंक्रीज करता है। पहले हमारा आउटपुट 40 था, 40 से इनपुट हमारा कितना हो गया, 45 हो गया। किसकी वजह से यूज होने की वजह से, पहले हम मान लो यहाँ पर 5 यूनिट यूज कर रहे थे, किसकी, लेबर की, और यहां पर हमने 6 यूनिट कर दी लेबर की। तो एक एडिशनल यूनिट को ऐड करने की वजह से कितना टोटल आउटपुट के अंदर चेंज आया, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलने वाले हैं। तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना निकल कर आएगा यहाँ पर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा फाइनल आउटपुट। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल आउटपुट इज बेसिकली इक्वल्स टू फाइनल प्रोडक्ट, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको बोल सकते हैं अपन लोग फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोल सकते हैं, फाइनल में से जब हम इनिशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, राइट, चेंज निकल कर आ जाएगा यहां पर। क्लियर है इतनी बात जी सर। तो यहां पर इस सिनेरियो के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो इस सिनेरियो के अंदर आपको एक चीज पता चलती है, और वो चीज क्या है, ध्यान से समझ लो कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका निकल कर आएगा कितना, फाइनल माइनस इनिशियल। राइट, तो फाइनल आपका कितना निकल कर आया, फाइनल आपका आया 45 और इनिशियल कितना था आपका 40। तो टोटल जो एडिशनल मार्जिन यूनिट आपकी निकल कर आएगी, मार्जिन प्रोडक्ट निकल कर आएगा, वो कितना निकल कर आएगा, 5 यूनिट्स का यहाँ पर रहने वाला है इस सिनेरियो के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताता है, टीपी व्हेन 6 यूनिट ऑफ लेबर्स आर यूज्ड, यानी कि ये जो 45 है वो क्या दिखाता है कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट कब, जब आप 6 यूनिट यूज कर रहे हो किसकी, लेबर की। राइट, ये क्या दिखाता है कि टोटल प्रोडक्ट जब आपने क्या करा, 5 यूनिट यूज करी लेबर की। और ये 5 क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आपका इंक्रीज कितना आया, इंक्रीज कितना आया आपका टोटल प्रोडक्ट के अंदर जब आपने एक एडिशनल यूनिट को यूज करा लेबर की। तो एक एडिशनल यूनिट को यूज करने की वजह से, किसकी, वेरिएबल फैक्टर की यूज करने की वजह से टोटल प्रोडक्ट के अंदर कितना चेंज आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एमपी से। तो यहां पर हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला, और वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या निकल कर आया है कि अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द nth यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ द n माइनस 1 यूनिट। ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं। सिंपल सी सेंस में ये हमारा क्या था, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट था। अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए किसका, 4th यूनिट का, तो मैं क्या करूंगा, तो टोटल प्रोडक्ट है 4th यूनिट का,
उसमें से माइनस कर दूंगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ द 4 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 1 थर्ड यूनिट का। तो अगर मैं टोटल प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ यूनिट में से टोटल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट क्या कर दूं, माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। तो हम ये क्या कह सकते हैं, कहता है बाय एडिंग अप द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर वी गेट टीपी। और सिंपल सी सेंस में अगर मुझे टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकाला जा सकता है, तो जितना भी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है उस मार्जिनल प्रोडक्ट को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। मार्जिनल प्रोडक्ट के एडिशन से मेरा क्या निकल कर आने वाला है, टोटल प्रोडक्ट निकल कर आने वाला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट इज बेसिकली नथिंग बट समेशन ऑफ हमारा क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। किसका समेशन है, मार्जिनल ऑफ दी मार्जिनल प्रोडक्ट का समेशन है हमारा क्या, टोटल प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात जी सर। तो हमारा इसीलिए हम यहां पर क्या बोलते हैं, 10 जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू समेशन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है जी सर। तो हमने क्या समझा कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली रेफर करता है जो चेंज आता है किसके अंदर, टोटल प्रोडक्ट के अंदर, कब, जब एक एडिशनल यूनिट जो है वेरिएबल फैक्टर की वो यूज की जाती है, कंज्यूम की जाती है, तो उसके अंदर उसकी वजह से जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द nth यूनिट कैन बी टोटल प्रोडक्ट ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ द n माइनस 1 यूनिट। क्लियर है इतनी बात जी सर, क्लियर है इतनी बात। नाउ अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट का। क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, एवरेज प्रोडक्ट का। अब हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मैं एवरेज प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट को कैसे एस्टिमेट किया जाता है या फिर एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द लेबर, राइट। और लेबर कैसा फैक्टर है हमारा, वेरिएबल। कैसा है हमारा, वेरिएबल है। और टोटल प्रोडक्ट जो था वो टोटल प्रोडक्ट कैसा था, कांस्टेंट था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा अगर मुझे एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो वी कैन से दैट एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट और आउटपुट डिवाइडेड बाय द लेबर। और लेबर का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं बोलूं कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपको निकालना है आपका क्या, एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलने वाला है, तो कहता है अगर आपकी टोटल प्रोडक्ट, अगर आपका टोटल प्रोडक्ट 40 है, राइट, जब आपकी यूनिट कितनी थी, 5 यूनिट्स, ठीक है, व्हेन 5 यूनिट ऑफ लेबर्स आर यूज्ड, जब आपकी कितनी यूनिट यूज हो रही है, 5 यूनिट यूज हो रही है किसकी, लेबर की। और अब आपको पूछा जाए कि आप एवरेज प्रोडक्ट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द लेबर। और टोटल प्रोडक्ट कितनी है आपका 40 और लेबर कितनी है आपकी, लेबर आपकी है 5, राइट। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 8 यूनिट ऑफ आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट निकल कर आ जाएगा। किसके केस में, एवरेज प्रोडक्ट के केस में। अगर एवरेज प्रोडक्ट आपको निकालना तो आप बोलेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट। कितना आया, 8 यूनिट ऑफ द आउटपुट निकल कर आ जाता है। क्लियर है इतनी बात जी सर, क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इसका मतलब बेसिकली होता क्या। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रिटर्न टू अ फैक्टर, द लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझ लेना। और यहां से आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझो। तो क्या कहता है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी से मार्जिनल प्रोडक्ट भी से बोला जाता है, इसका मतलब होता क्या है, ध्यान से समझो। तो ये क्या कहता है, कहता है इफ द इनपुट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग व्हाइल ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर्स इज चेंज्ड। सपोजिंग देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, लैंड एंड लेबर, लैंड इज फिक्स फैक्टर एंड लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। तो क्या कहा, कहता है अगर आप इनपुट जो है, क्या कहता है, अगर इनपुट एक फैक्टर का इंक्रीज करता है, कब, जब दूसरा फैक्टर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जो वो प्रोपोर्शन चेंज आता है किसके बीच में, जो फैक्टर्स के बीच में जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और क्या कहता है, और जनरली कहता है कि यहां पर आप ये मानिए कि यहां पर 2 फैक्टर्स हैं और 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, एक हमारा लैंड है और एक हमारा कैपिटल है। तो क्या कहता है कि अगर
कहता है अगर इनपुट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग, अगर एक इनपुट जो है एक फैक्टर का वो इंक्रीज करता है और दूसरा फैक्टर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो जो वो प्रोपोर्शन है फैक्टर के बीच में वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। और उसको समझाया इसने दो फैक्टर के साथ में, जहां पर बोला कि लैंड कैसा है, राइट, लैंड और लेबर की बात करी, जहां पर लैंड आपकी फिक्स फैक्टर है और लेबर जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। कैसा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, तो कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट बताता है as more and more of the variable factor is combined with the fixed factor, marginal product of the variable factor may initially rise, implying that total output increases at an increasing rate। तो क्या कहता है, जैसे जैसे आप कॉम्बिनेशन लेते हैं किसका, एक फिक्स फैक्टर का और एक वेरिएबल फैक्टर का, तो जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, राइट, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं, तो जो प्रोपोर्शन है इनिशियली वो चेंज हो जाएगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले क्या होता है, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पर। तो ये याद रखिएगा कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है, वो कहता है जैसे कहता है एस मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, यानी कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइंड किया जाएगा, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद द फिक्स कैपिटल फिक्स फैक्टर, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा आपका इंक्रीजिंग रेट पे। इसको हम डायग्रामेटिकली या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको हम ग्राफ के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहता है बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी मार्जिनल प्रोडक्ट की, वेरिएबल फैक्टर की, जहां पर आपके वेरिएबल फैक्टर क्या कर जाएंगे, डिक्लाइन करना शुरू हो जाएंगे, इंप्लाइंग दैट टोटल आउटपुट इंक्रीजेस ओनली एट अ डिमिनिशिंग रेट। यानी कि यहां पर सीधी सी बात ये बोलेगी कि जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो ये कहता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइंड करेंगे फिक्स कैपिटल के साथ, तो इनिशियल स्टेजेस पर जो आपके कैपिटल, जो आपके फैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पर, लेकिन इवेंचुअली एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा, कैसे, डिक्रीजिंग स्टेट पर, राइट। और वो ये दिखाएगा इंप्लाइंग दैट टोटल आउटपुट इंक्रीज ओनली एट एन डिमिनिशिंग रेट, जो टोटल आउटपुट है वो कैसे इंक्रीज होने वाला है, दैट विल बी इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट ओनली। तो क्या कहता है, इनफैक्ट अ स्टेज में कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी और एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंप्लाइंग दैट टोटल आउटपुट स्टॉप इंक्रीजिंग, कि आपका जो टोटल आउटपुट है वो बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट। और आगे चल के क्या हो जाएगा, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, और इंप्लाई करेगा कि टोटल आउटपुट आपका क्या होगा, इवेंचुअली डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा इस सिनेरियो के अंदर। लेकिन ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहां पर काम करेगा, इसके लिए इससे रिलेटेड कुछ एजम्पशंस है। कुछ एजम्पशंस हम लोग क्या करते हैं, मानकर चलते हैं जहां पर ये सही होता है, जहां पर ये सही प्रूफ हो सकता है। और वो एजम्पशंस क्या है, कहता है सर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन, दीज आर एज फॉलो। जो एजम्पशंस है वो ऐसी है कुछ। सबसे पहले क्या है, रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कंबाइंड कैन चेंज, राइट। तो जो रेशियो है यानी कि आपका फिक्स्ड फैक्टर, राइट, और दूसरा आपके पास क्या है, वेरिएबल फैक्टर, दूसरा आपके पास क्या है, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। तो ये जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स का जो प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इट कैन बी चेंज्ड, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट ही रहेगा, कि अगर आपका एक यूनिट से फिक्स फैक्टर बढ़ रहा है तो आपका वेरिएबल फैक्टर भी एक यूनिट से बढ़ेगा। इसके अंदर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इस पे कांस्टेंट रहे। सेकंड बात क्या है इसके अंदर, कि यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस और इक्वली एफिशिएंट, यानी कि जो मैं एक एडिशनल यूनिट ऐड करने वाला हूं वेरिएबल फैक्टर की, वो होमोजेनियस रिजल्ट देने वाली है, वो होमोजेनियस रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक एडिशनल यूनिट, यानी कि एक एडिशनल यूनिट को ऐड करने से जितना मेरा आउटपुट आ रहा था, दूसरी एडिशनल यूनिट को अगर मैं ऐड करूंगा, वेरिएबल यूनिट को ऐड करूंगा, तो उससे मिलने वाला आउटपुट जो है वो भी सेम ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर क्या होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं। कहता है यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस और इक्वली एफिशिएंट एंड आर इंक्रीज्ड 1 by 1, और जो ये वेरिएबल फैक्टर ऐड करने वाले हैं, ये 1 by 1 क्या करने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इवेंचुअली ऐड कर देंगे। तो क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न
सेट्स इज नॉट बिकॉज लेटर यूनिट ऑफ द वेरिएबल्स फैक्टर्स आर लेस एफिशिएंट देन द फॉर्मर वंस। ऐसा नहीं होगा कि जो बाद में जो आप यूनिट ऐड करने वाले हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी और पहले की जो यूनिट है वो इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगी। इट सेट्स इन बिकॉज द आइडियल फैक्टर रेशियो इज डिस्ट्रीब्यूटेड और बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर लाइक मशीन रिड्यूसेस पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। थर्ड क्या कहता है आपसे, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, यानी कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है क्या है, जो आपकी टेक्नोलॉजी रहने वाली है वो टेक्नोलॉजी कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, आपकी टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यहां पर जो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप देखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो देखा जाएगा फिक्स्ड फैक्टर के बीच में और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में। अगर फिक्स फैक्टर चेंज होगा तो अगर वेरिएबल्स फैक्टर्स में मैं चेंज करता हूं तो उसकी वजह से चेंज जो फिक्स फैक्टर में आएगा वो कैसे आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। ये हमारी कुछ एजम्पशंस है किसकी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। क्लियर है इतनी बात? जी सर क्लियर है इतनी बात। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो इनिशियली इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर वो इंक्रीज करेगा एट ए कांस्टेंट रेट और बाद में क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और वो डिक्रीज करके कब डिक्रीज करना शुरू होगा, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो वो जीरो है और मार्जिनल प्रोडक्ट उसके बियॉन्ड जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। इसको समझ लेते हैं कैसे, प्रेजेंटेशन के थ्रू, इसको टेबल ऑफ प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो पहले कहता है यूनिट ऑफ फिक्स इनपुट, फिक्स इनपुट दिया आपने लैंड, यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट वो है आपके पास लेबर, और टोटल फिजिकल आउटपुट जो है आपका यूनिट में कितना आता है, और मार्जिनल फिजिकल आउटपुट है वो कितना निकल कर आएगा, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो कौन से फेज के अंदर लाई करता है। तो हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कितने फेज हो सकते हैं, 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है फेज 1, दूसरा फेज होता है हमारे पास फेज 2, और तीसरा फेज होता है हमारे पास क्या, फेज 3। तो हमारे पास कितने फेज है टोटल, 3 फेसेस के थ्रू ये सारा का सारा जो हमारा लॉ है वो काम करता है। अब वो 3 फेसेस हमारे पास क्या क्या रहने वाला है समझ लेते हैं। सबसे पहले फिक्स इनपुट जो लैंड है वो आपने कितना इंक्रीज करा, 1, राइट। तो यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट कितना था आपके पास, 0 था। तो टोटल फिजिकल आउटपुट कितना निकल कर आया आपके पास, 0। और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एडिशनल यूनिट अभी आई नहीं है, अब आएगी, अब पता चलेगा मैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से 1 से 1 यूनिट फिर मैंने ऐड करी, और यहाँ पर जो हमारी लेवल है वो भी कितने से ऐड होगी, 1 से ऐड होगी, और जो टोटल आउटपुट निकल कर आया वो 4 निकल कर आता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट पे कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आता है हमारा कैसे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ द n-1 यूनिट। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ द nth यूनिट कितना है हमारा, टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना था, 4 था। इसमें से इनिशियल ऊपर वाली का कितना था, 0, तो 0 मैंने माइनस कर दिया, इसका मतलब कितना आ गया मेरा, 4 निकल कर आ गया। सेकेंड हमने क्या करा, 1 यूनिट और ऐड कर दी, किसकी, फिक्स्ड इनपुट की, और यहां पर हमने क्या करा, हमने वेरिएबल को भी ऐड करा। अब हमारे पास वेरिएबल जो था वो कितने हो गए, 2 हो गए। जो लेबर थी हमारे पास कितनी होगी, 2 हो गई, और टोटल आउटपुट कितना बढ़ गया, 14 हो गया। और यहां से 4 से कितना हो गया बेटा, यहां पर 10 हो गया। तो यहां पर जो इंक्रीज आया वो कितना है, 6 का आया। अब ये कैसे निकल कर आया, राइट। अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट। अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, राइट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो वो गया 14, और सेकंड यूनिट कितना हो गया, 4, तो टोटल निकल कर आया 10। इसलिए यहां पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना है, 10 यूनिट का है। कितना है यहां पर, 10 यूनिट का है। सेम फिर मैंने क्या करा, एक फिक्स्ड इनपुट जो है वो ऐड किया, और फिर यहाँ पर वेरिएबल इनपुट जो है वो ऐड किया, और जो हमारा जो निकल कर आया यहाँ पर टोटल फिजिकल आउटपुट वो 34 निकल कर आया, और वो यहाँ पर जो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो कितना निकल कर आया, 20 निकल कर आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 से कितना हुआ बेटा, 10 हुआ, यानी 6 का इंक्रीज हुआ। यहां पर कितने का इंक्रीज हुआ, यहां पर 10 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। उसके आगे देखो, फिर हमने एक एडिशनल ऐड करी यहां पर। अब हमारी लेबर जो एक और ऐड हुई, जो हमारा टोटल फिजिकल आउटपुट है वो कितना निकल कर आया, 50 निकल कर आया, और जो हमारा मार्जिन निकल कर आया वो कितना है, 16 का निकल कर आया। अगली यूनिट पर फिर कितना हुआ, जो हमारा टोटल फिक्स इनपुट है वो 1 हुआ, और हमारा जो वेरिएबल इनपुट है वो कितना हुआ, 6 हुआ। अगेन फिर हमारे पास जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट निकल कर आया वो 70, और जो मार्जिन निकल कर आया 12, उसी हिसाब से यहाँ पर 8। फिर हमने एक एडिशनल ऐड करी, और इसी तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो गया, 74 मैक्सिमम हो गया। और उसके बाद फिर जब मैंने ऐड करी, फिर एक मैंने एडिशनल यूनिट वेरिएबल इनपुट का ऐड किया, तो हमारा जो टोटल फिजिकल आउटपुट है या फिर टोटल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया,
जीरो हो गया। और मार्जिनल प्रोडक्ट का जीरो होने का मतलब क्या है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो चुका है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमाइज हो चुका है। अब जो टोटल प्रोडक्ट है वो गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? जब अगेन मैंने एक एडिशनल फिक्स यूनिट ली और उसके साथ में जब मैंने एक वेरिएबल इनपुट को ऐड किया तो हमारा जो टोटल आउटपुट निकल कर आया वो 70 का निकल कर आया, और जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना आया, -4 निकल कर आया। ये कैसा है, फेज 3। यहां पर अगेन, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, माइनस है, यानी कि इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, यानी कि जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस स्टेज पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ जीरो, उस स्टेज पर हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, वो क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा, राइट। क्लियर है? तो यहां पर क्या कहता है, द थ्री फेसेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इंस्पेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट। ये जो तीनों के तीनों स्टेज है, कहता है इसको समझा जा सकता है बहुत अच्छी तरह से। किसके बेसिस पर समझा जा सकता है? इसको समझा जा सकता है, राइट, किसके बेसिस पर? इसको समझा जा सकता है मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पर। यानी कि यहां पर जो मेन बेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट रहने वाला है, किसका, वेरिएबल इनपुट का, राइट। एमपी ऑफ द वेरिएबल इनपुट राइसेस अप टू 3 यूनिट, राइट। जो एमपी है वो राइज करता है हमारा 3 यूनिट तक, हमारा क्या हुआ, यहां पर राइज हुआ, राइट। उसके आगे क्या कहता है, दिस इज फेज नंबर 1, और ये कैसा है, पहला फेज है, इन विच टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका टोटल आउटपुट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसे? इंक्रीजिंग रेट पर। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 4 से 10 हुआ, और 10 से फिर क्या हुआ, 20 हुआ, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, राइट। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर समझना ये कैसा है, दिस इज बेसिकली अ फेज 1। कैसा फेज है ये पहला फेज है। उसके बाद क्या होने वाला है, फ्रॉम 4th यूनिट, जैसे ही 4th यूनिट से मैं 8th यूनिट की तरफ चला गया, कहां से कहां की तरफ गया, 4th से 8th यूनिट की तरफ जैसे ही मैं गया तो यहां पर आप देखेंगे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 16 से क्या हो गया, 12 हो गया, 12 से फिर 8 हुआ, फिर 4 हुआ, और फिर क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहता है फ्रॉम 4th यूनिट टू 8th यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल तो कर रहा है लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। कैसा है, पॉजिटिव है। गिर तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, पॉजिटिव है। इट मींस दैट इन दिस फेज, दिस इज द फेज सेकंड इन विच टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन कैसे इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप क्या देखेंगे, दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट बिकम्स नेगेटिव फ्रॉम द 10th यूनिट। जैसे आप 10th यूनिट की तरफ चले गए, यहां से यहां की तरफ जब आप आए तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, वो डिक्रीज हुआ, और वो डिक्रीज होकर क्या हुआ, यहां पर 0 हुआ, और 0 के -4, -4 के बाद क्या हुआ, -8 हुआ। दिस इज द फेज थर्ड इन विच टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग। जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा, और माइनस होना शुरू हो जाएगा। जो कहता है दीज 3 phases ऑफ द शॉर्ट रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन आर ग्राफिकली इलस्ट्रेटेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द टीपी एंड द एमपी कर्व। यानी कि इस पूरे के पूरे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम किस किस को कंसिडर करेंगे, टीपी को और एमपी को कंसिडर करेंगे, इसको ग्राफ्स के फॉर्म में क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, दिखाने के लिए, राइट। और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से निकलकर आप लोगों का आने वाला है। आइए इसको भी समझते हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में इसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। सबसे पहले हमारे पास कहता है फेज 1। फेज 1 का मतलब क्या है, फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यानी कि यहां पर आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा। टोटल प्रोडक्ट क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पर आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या कहता है, इट गोज फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर द एमपी कर्व इज मैक्सिमम। और ये कहां से कहां तक चलेगा, जहां पर आपका जो एमपी है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ये आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है, टोटल प्रोडक्ट है। तो यहां पर क्या हुआ, आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करना शुरू हुआ। यहां पर टोटल प्रोडक्ट जो आपका इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ा। कैसे बढ़ा, आपका इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ा। और यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपका जो एमपी है वो क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। फिर आपका क्या हुआ, जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुआ, राइट, इंक्रीज हुआ, लेकिन कैसे हुआ, इंक्रीजिंग रेट पर ना होकर एक कांस्टेंट रेट पर हुआ। लेकिन आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरना शुरू हुआ, और गिरते गिरते यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। और ये एक ऐसा फेज है, सेकंड फेज, जहां पर आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। टीपी क्या हो जाएगा, आपका यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो गिरना शुरू हो जाएगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये थर्ड फेज के अंदर होगा। तो क्या कहता है, it goes from the origin to the point where the MP curve is maximum, from origin to the point B।
इन दिस फेज टीपी कर्व इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो कैसे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। एमपी कर्व राइसिस एंड रीचेस अ मैक्सिमम, और जो एमपी कर्व है आपका क्या करेगा, राइज करेगा और मैक्सिमम लेवल पर पहुंचेगा। रीजन क्या है, द रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर, जो इंक्रीजिंग रिटर्न आपको देखने को मिल रही है ऐसा क्यों है, तो क्या कहता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड फैक्टर। क्योंकि यहां पर ये ध्यान रखना, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है कि ऐसा क्यों जनरली देखने को मिलता है, और ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर अभी भी ऐसी स्कोप है कि जो आपके फिक्स फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं देखा गया है। सेकंड क्या है, इंडिविजुअल, यहां पर क्या है, इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर्स है, राइट। और थर्ड क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर्स है, आपके लेबर्स जो है वो स्पेशलाइज्ड है, प्रॉपर तरीके से उनको स्किल्स है उनके पास, राइट, इसलिए वो उन स्किल्स को क्या कर पा रही है, यूज कर पा रही है। अ रैशनल प्रोड्यूसर विल नॉट ऑपरेट इन दिस फेज बिकॉज द प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज एक्सपैंड थ्रू फेज वन, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक रेंज। और ये वाली जो रेंज है ये कैसी रहने वाली है, नॉन इकोनॉमिक रेंज रहने वाली है। और मोस्ट फिजिबल रेंज आप पढ़ेंगे फेज सेकंड के अंदर रहती है, सबसे ज्यादा फिजिबल रेंज। क्लियर है इतनी बात, जी सर। अब अगर मैं फेज सेकंड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, फेज सेकंड की बात करता हूं, तो फेज सेकंड के अंदर क्या होने वाला है, तो यहां पर क्या है, फेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कैसा रहता है, इट इज अ फेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज आउट ऑफ द थ्री फेजेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी फेज रहती है आपकी, फेज नंबर सेकंड। क्योंकि यहां पर क्या होता है, देखो, फेज सेकंड ऑफ द प्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम द पॉइंट वेयर एमपी कर्व इज मैक्सिमम टू द पॉइंट वेयर द एमपी कर्व इज जीरो। और ये कहां से कहां तक चलती है, यहां पर आपका एमपी कर्व मैक्सिमम से कहां तक जाता है, जीरो तक जाता है। ये फेज वहां से लेकर वहां तक चलती है, टू द मैक्सिमम पॉइंट वेयर एमपी कर्व इज जीरो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, यानी कि पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक ये चलता है। एमपी कर्व इज पॉजिटिव बट डिक्लाइनिंग। एमपी कर्व आपका पॉजिटिव तो है लेकिन कैसा है, डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है, और यहां पर क्या हो रहा है, आपका एमपी कर्व जीरो हो रहा है। तो क्या कहता है, एमपी कर्व is positive but declining, TP curve increasing at a decreasing rate and reaches a maximum। और आपका जो टीपी कर्व है वो इंक्रीज तो करेगा लेकिन कैसे करेगा, एक डिक्रीजिंग रेट पर करेगा, यानी कि जिस रेट पर यहां पर इंक्रीज हो रहा था वैसे इंक्रीज ना करके एक कांस्टेंट रेट पर क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। और इस पॉइंट पर जाकर क्या होने वाला है, वो मैक्सिमम होने वाला है। जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा विल ऑलवेज ऑपरेट इन दिस फेज, वो हमेशा इसी फेज के अंदर क्या करता है, ऑपरेट करता है। याद रखना, जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा हमेशा ऑपरेट करने की कोशिश करेगा कौन सी स्टेज के अंदर, स्टेज नंबर सेकंड के अंदर, राइट। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स इन द फेज सेकंड, क्योंकि फेज सेकंड के अंदर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो क्या करता है, काम करता है। रीजन क्या है, द रीजंस फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, क्योंकि यहां पर यह माना जाता है कि जो फिक्स फैक्टर्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज कर दिया गया है। और सेकंड क्या है, लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिटवीन द फैक्टर्स, कि अब फैक्टर्स को एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है इस पर्टिकुलर फेज के अंदर। थर्ड हमारे पास आता है फेज थ्री। क्या निकल कर आता है हमारे पास, फेज थ्री आती है हमारी। और फेज थ्री क्या कहती है, समझने की कोशिश करेंगे फेज थ्री को। फेज थ्री को बोला जाता है फेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। क्या बोला जाता है इसे, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। अब इसके अंदर क्या होता है, इट कवर्स द एंटायर रेंज ओवर विच एमपी कर्व इज नेगेटिव। अब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव शुरू हो जाएगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इस फेज के अंदर जो टीपी कर्व है वो फॉल करेगा आफ्टर पॉइंट सी। अ रैशनल प्रोड्यूसर विल नॉट ऑपरेट इन दिस फेज इवन विद फ्री लेबर because he could increase his output by employing less labor. It is a non-economic and inefficient phase। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, एक प्रोड्यूसर के लिए पहला फेज और तीसरा फेज कैसा होता है, नॉन इकोनॉमिक रहता है। क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, क्योंकि वो कहता है ये फ्री में भी काम नहीं करेगा, कहता है अगर उसको इवन फ्री लेबर भी मिल जाए वो तब भी काम नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा, बिकॉज ही कुड इंक्रीज हिज आउटपुट बाय एम्प्लॉइंग लेस लेबर, क्योंकि वो कम से कम लेबर को एम्प्लॉय करके भी अपने आउटपुट को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है थर्ड फेज के अंदर। क्लियर है, तो ये भी कैसा फेज है, नॉन इकोनॉमिक फेज है और इनएफिशिएंट फेज है। और रीजन क्या है, द रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, क्योंकि यहां पर जो फिक्स फैक्टर्स है उनका क्या हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। क्लियर है इतनी बात, जी सर। अब हम लोगों ने समझना है कि क्या कारण रहे और क्या बेसिक कॉजेस है, किन कॉजेस की वजह से जो इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो फैक्टर्स के अंदर देखे जाते हैं, और
क्यों देखा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न, राइट। तो क्या कहता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, राइट। क्या कारण है जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न देखा जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर देखा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर इन द इनिशियल स्टेजेस। फिक्स फैक्टर सच एज मशीन remains underutilized. Its fuller utilization calls for a greater applications of the variable factors. Hence, initially, so long as the fixed factor remains unutilized, additional unit of the variable factors add more and more to the total output or marginal product of the variable factor tend to increase. यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि फर्स्ट स्टेज के अंदर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर रहेगा, और जब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर रहेगा तो हमारे पास कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है, हमारे पास कहीं ना कहीं चांसेस है कि हम क्या कर सकते हैं, एक एडिशनल यूनिट को इंक्रीज कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की, जिसकी वजह से प्रोडक्शंस को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात। सेकेंड हम क्या कहते हैं, division of the labor and increase in efficiency. Additional applications of the variable factors. Labor enable process based division of the labor. Specialized worker may be used for different process of the production. This increase efficiency or productivity of the variable factor. Accordingly, marginal प्रोडक्ट टेंड्स टू राइज। यहां पर क्या बोला जाता है कि यहां पर हमारे पास फिर भी संभावनाएं रहती है, हमारे पास यहां पर फिर भी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एडिशनल फैक्टर्स को, एडिशनल जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स है उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कहता है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स सो लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज। जब तक आपके फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज रहेंगे, एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टेंड टू इंप्रूव द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स। जो डिग्री, जो यानी कि आपके फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के यूज होने का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है, उसमें भी प्रोबेबिलिटीज है, चांसेस है कि उसको भी क्या किया जा सकता है, कम ज्यादा किया जा सकता है इसके अंदर। एज ए रिजल्ट मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। और इसी कारण से क्या होता है, जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पर, और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है यहां पर। अब सेकेंड स्टेज जो है वहां पर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों देखा जाता है, Why there is a diminishing return to a factor? सेकंड स्टेज के अंदर इसको भी देख लेते हैं। कहता है diminishing return to factors or the law of diminishing return may be explained in the following factors. सबसे पहले क्या है, fixity of the factors. Fixity of the factors is the principal cause behind the law of diminishing return. As more and more unit of the variable factors are combined with the fixed factor, the latter get excessively utilized. अब क्या होगा, अब यहां पर सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, जो आपके फिक्स फैक्टर्स हैं उस फिक्स फैक्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स को क्या करते चले जाएंगे, इन्फ्यूज करते चले जाएंगे, और इन्फ्यूजन होने की वजह से जो आपके फिक्स फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओवर एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, यानी कि ओवर यूज हो जाएंगे। तो वही बात है। तो क्या कहता है, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर द लेटर गेट एक्सेसिवली यूटिलाइज्ड। जो बाहर वाला है उसको क्या किया जाएगा, लेटर जो होगा वो बाहर एक्सेसिवली यूटिलाइज हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेटर वियर एंड टियर एंड लॉसेस इन द एफिशिएंसी। और इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है उसमें क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, डिक्लाइन आएगा, और इसी को क्या बोला जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न बोला जाता है। सेकेंड क्या बोलता है, imperfect factor substitutability. Factors of productions are imperfect substitute of each others. More and more labor cannot be continuously used in the place of the capital. राइट जहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहां पर आप लेबर ज्यादा से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। ये कुछ ऐसा हो गया कि यहां पर इस स्टेज के अंदर क्या होता है, आप फिक्स कैपिटल तो आपका सीमित है, राइट, आपके पास कैपिटल जो है वो सीमित है, लेकिन उसके साथ साथ आप लेबर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होने वाली है, दिक्कत होने वाली है। अकॉर्डिंगली डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर बाउंड टू सेट इन इफ ओनली द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज्ड इन द इंक्रीजिंग आउटपुट। तो ये जो चेंज आने वाला है वो किसकी वजह से आने वाला है, वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलने वाला है। थर्ड क्या कहता है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स अलोंग विद द फिक्स्ड फैक्टर्स इवेंचुअली डिस्टर्ब द आइडियल फैक्टर रेशियो। जो आपका आइडियल फैक्टर्स रेशियो रहता है, यानी कि आपका जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में जो रेशियो रहेगा उस रेशियो को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो कहता है ऑप्टिमम फैक्टर रेशियो और मोस्ट एप्रोप्रिएट फैक्टर रेशियो चेंज हो जाता है। दिस रिजल्ट इन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में प्रॉपर मैनेजमेंट यहां पर नहीं देखा जाता है, और इसी की वजह से जो आपका इंक्रीज है वो इंक्रीजिंग रेट पर ना होकर कांस्टेंट रेट पर देखा जाता है इसके अंदर।
क्लियर है इतनी बात? जी सर क्लियर है। एंड आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोगों को ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के लिए एक लाइव सेशंस की स्टार्ट हम लोगों ने करी है और वो सीरीज़ हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं और उस सीरीज़ का नाम है जीरो टू हीरो सीरीज़। और उस जीरो टू हीरो सीरीज़ के अंदर आप लोगों को डेली लाइव आकर मैं क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि आपके जब भी फाइनल एग्जामिनेशंस होंगे और उस एग्जाम के अंदर अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज, आपके लिए यहाँ पर 1-to-1 क्वेश्चन सीरीज, आप लोगों के लिए यहाँ पर वन शॉट सीरीज, लाइव सीरीज, सारी की सारी चीज़ें लेके आई जा रही हैं। तो आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हो और पहली बार देख रहे हो और आपको कंटेंट समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।